हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन बुक डैमिक। हम बात कर रहे थे डीप वर्क बुक सेशन की, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे थे डीप वर्क को, कि डीप वर्क क्या होता है, शैलो वर्क क्या होता है, और कार्ल न्यूपोर्ट किस तरह से डीप वर्क को अपने शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में डीप वर्क को इन्वॉल्व करके एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो आज इस थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे कि रूल्स क्या होते हैं डीप वर्क करने के। क्या रूल्स ऑथर हमको सजेस्ट करते हैं कि अगर इस रूल्स को हम अप्लाई करेंगे तो हम अच्छी तरह से डीप वर्क को कर पाएंगे ज़्यादा लंबे समय तक, और एक काम पे फोकस कर पाएंगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन फ्री हो करके। तो ऑथर यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि फ़िलॉसफी क्या होती है एक डीप वर्क करने की। तो अलग अलग फ़िलॉसफी की बात ऑथर करते हैं। तो सबसे पहले जो फ़िलॉसफी वो बताते हैं वो है मोनास्टिक फ़िलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। दिस फ़िलॉसफी अटेम्प्ट्स टू मैक्सिमाइज डीप एफर्ट्स बाय एलिमिनेटिंग और रेडिकली मिनिमाइजिंग शैलो ऑब्लिगेशंस। तो ऑथर बेसिकली 4 फ़िलॉसफी की बात करते हैं इस बुक में कि किस तरह से हम डीप वर्क को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ रूल्स एंड प्रोसेसेस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑथर बात करते हैं फ़िलॉसफी की, कि कुछ फ़िलॉसफी को हम अप्लाई करके डीप वर्क को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं और डीपली किसी भी वर्क को हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो बोलते हैं मोनेस्टिक फ़िलॉसफी, यानी कि मोनेस्टिक फ़िलॉसफी क्या बोलती है कि डीप वर्क को अपनी शेड्यूलिंग में किस तरह से इंगेज करता है कि वो डीप एफर्ट्स को मैक्सिमम कर देता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा डीप वर्क किया जा सके। इस फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग मोनेस्टिक फ़िलॉसफी है, जो कि मोनेस्ट्री में होते हैं, जैसे कि सन्यासी लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, बेसिकली मॉन्क्स होते हैं जो, तो वो क्या करते हैं कि एलिमिनेट कर देते हैं ऑब्स्टिकल्स को, डिस्ट्रैक्शंस को। कि अगर मोनेस्ट्री में बैठ करके कोई सन्यासी ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, तो अपनी कंसंट्रेशन पावर को अंदर लेके जा रहा है, जिसको कि मेडिटेशन बोलते हैं। तो वहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, वो एलिमिनेट कर देता है डिस्ट्रैक्शन को। और जितना ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर देगा, यानी कि क्या कर रहा है, वो अपने डीप एफर्ट्स को बढ़ाता चला जा रहा है, और जितने उसके डीप एफर्ट्स बढ़ेंगे तो यानी कि उतने ज़्यादा डीप वर्क में है। तो ये एक फ़िलॉसफी है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डीप वर्क को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। हम फालतू की चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। कि जैसा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते भी हैं, कि आज की डेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए वो बहुत सी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, अपने फ्रेंड्स से दूर रहते हैं, रिलेटिव से दूर रहते हैं। इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से भी बहुत कम बातचीत हो पाती है उनकी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो अपने डीप एफर्ट्स को बढ़ाते चले जाते हैं, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है या शैलो वर्क है उनको अवॉइड करते जाते हैं, या एलिमिनेट करते जाते हैं, या डेलीगेट करते चले जाते हैं, जिस वजह से कि उनका डीप जो वर्क है वो बढ़ जाता है। इसके भी अपने प्लस माइनस है, और इसके भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। तो हम बात करते हैं दूसरी फ़िलॉसफी की, जिसको कि ऑथर बोलते हैं बाई मॉडल फ़िलॉसफी। ये कार्ल जूंग का अप्रोच है। एक कार्ल जूंग वो बहुत ही कमाल के साइकाइट्रिस्ट हुए हैं स्वीडन में। कोई भी अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो वो इनका नाम तो ज़रूरी जानता होगा, कार्ल जूंग का नाम। तो कार्ल जूंग की फ़िलॉसफी क्या बोलती है, बाई मॉडल फ़िलॉसफी क्या बोलती है? दिस फ़िलॉसफी आस्क दैट यू डिवाइड योर टाइम dedicating some clearly defined stretches to deep pursuits and leaving the rest open to everything else। यानी कि बाई मॉडल फ़िलॉसफी में डीप वर्क करने के लिए जो बाई मॉडल फ़िलॉसफी है उसमें क्या किया जाता है कि बाई हैं, 2 हैं, यानी कि एक टाइम उसके लिए अलग निकाल दिया डीप वर्क करने के लिए। कुछ टाइम हमारे पास 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के लिए होते हैं, 16 घंटे हमारे पास बचते हैं, जिसमें कि हम अपनी वर्किंग आवर 8 आवर्स रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 8 घंटे के लिए डीप वर्क कर सकते हैं, अपना प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं, या अगर हम कोई स्टूडेंट हैं तो अपनी जो पढ़ाई है, जो भी हम कर रहे हैं, स्कूल में कोचिंग है, रिवीजन है, तो उसको 8 से 10 घंटा कर सकते हैं। और जो बाकी का टाइम बचता है उसको हम शैलो वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो तो चलेगा। तो यही फ़िलॉसफी कार्ल जूंग की अप्रोच है। वो भी इस तरह से काम करते थे कि कोई भी जब वो किसी भी चीज़ में रिसर्च करते थे तो सुबह का टाइम उनके लिए परफेक्ट होता था डीप वर्क करने के लिए। यानी कि सुबह के टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से डीप वर्क कर पाते थे, और शाम के टाइम पे या उसके बाद के टाइम पे वो ऐसे वर्क करते थे जिसमें कि ज़्यादा अटेंशन की या कंसंट्रेशन पावर की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक दूसरी अप्रोच है, यानी कि दूसरी फ़िलॉसफी है, दूसरी तरह से डीप वर्क करने का तरीका है, जिसको कि ऑथर बाई मॉडल बोलते हैं, बाई मॉडल फ़िलॉसफी। तीसरी फ़िलॉसफी ऑथर बताते हैं रिदमिक फ़िलॉसफी। ये क्या बोलती है? आर्ग्यूज़ दैट द ईजिएस्ट वे टू कंसिस्टेंटली स्टार्ट डीप वर्क सेशंस इज़ टू ट्रांसफॉर्म दैम इनटू अ सिंपल रेगुलर हैबिट। यानी कि ये क्या है? रिदमिक हैबिट, एक रिदम है। कंसिस्टेंटली यानी कि कंसिस्टेंट करते चले जाना डीप वर्क को, एक हैबिट में ट्रांसफॉर्म कर देना,
कि यार ये तो हैबिट है मेरी, मैं डीप वर्क करता हूँ डेली। यानी कि दिन में हर दिन मैं डीप वर्क के लिए एक फिक्स ऑफ टाइम है, एक हैबिट है कि इस हैबिट को मैं कर रहा हूँ। तो एक हैबिट मैं रोज़ इसको करता चला जा रहा हूँ तो वो एक रिदम में बन जाती है, एक रिदम है। तो इस फिलॉसफी को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ हैबिट, एज अ कंसिस्टेंट वे में अगर देखा जाए तो डीप वर्क करने के लिए रिदमिक हैबिट भी बहुत अच्छी है, रिदमिक फिलॉसफी भी बहुत अच्छी है। एंड फोर्थ जो फिलॉसफी है वो है जर्नलिस्ट फिलॉसफी। जर्नलिस्ट फिलॉसफी क्या बोलती है? यू फिट डीप वर्क वेन एवर यू कैन इन टू योर शेड्यूल। यानी कि कभी भी जब आपके पास टाइम हो अपने शेड्यूल में आप डीप वर्क को इंक्लूड कर सकते हो सकता है कभी आपके पास शेड्यूल में टाइम ना हो, लेकिन कभी भी जितना भी आपके पास फ्री टाइम बचता है या एक्स्ट्रा टाइम बचता है अपने शेड्यूल में, वो चाहे 30 मिनट हो, चाहे 1 आवर हो, चाहे 2 आवर हो, चाहे 3 आवर हो, उसको आप डीप वर्क करने के लिए सेट कर सकते हो या टाइम को ब्लॉक कर सकते हो। और ऑथर की मैं भी इंटरव्यूज़ देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो पॉडकास्ट सुन रहा था कार्ल न्यूपोर्ट के, तो वो टाइम ब्लॉकिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। यानी कि टाइम ब्लॉक कर देते हैं स्पेसिफिक कि 3 to 4 आवर मेरे को डीप वर्क करना है, मुझे को इतने टाइम के लिए या शैलो वर्क्स की एक्टिविटीज़ करनी है, इतने टाइम ये मैं करूँगा वो करूँगा। तो एक टाइम ब्लॉकिंग होती है कि इस टाइम के अंदर अंदर काम हो जाना चाहिए। तो टाइम ब्लॉकिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है और इसी से अल्टरनेटिव इसका पोमोडोरो टेक्निक भी है, जिसको कि बहुत सारे लोग या सक्सेसफुल पीपल यूज़ करते हैं। तो जर्नलिस्ट फिलॉसफी यही होती है, क्योंकि जर्नलिस्ट के पास तो टाइम होता ही नहीं है, कहीं भी बहुत बिजी होते हैं, कुछ भी वो उनके सामने क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो इसी तरह से अगर उनके पास अगर टाइम बचता भी है तो वो वहाँ पर डीप वर्क को अपनी लाइफ में डाल सकते हैं और कुछ भी कमाल का आउटपुट या रिज़ल्ट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमको हमारे रिचुअल बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए या सस्टेन रखने के लिए कुछ रूल्स एंड प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे एफ़र्ट्स स्ट्रक्चर्ड हो पाएँ, यानी कि उनका एक स्ट्रक्चर बन पाए, क्योंकि एफ़र्ट्स जब तक ट्रैक नहीं किए जाएंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, वो एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ना हो, यानी कि एक शेड्यूल के, यानी कि एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ना हो, उसकी पहले से प्लानिंग ना हो, उसकी पहले से तैयारी ना हो, तो वो एफ़र्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, इधर का उधर हो सकता है। यानी कि पहले अगर हमको एक हाउस बनाना है, एक हाउस बिल्ड करना है, तो उसके लिए एक पेपर पे ब्लूप्रिंट हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो भी हमारी हैबिट्स होने वाली है, जो भी हमारे एफ़र्ट्स होने वाले हैं, हम देने वाले हैं किसी भी काम को, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए कि काम किस तरीके से होगा, कौन सी जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो कितनी देर के लिए होगा, कब तक होगा, उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, उसकी डेडलाइन क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हमको सेट करनी होती हैं। तो इसीलिए कुछ रूल्स, कुछ डेडलाइंस और कुछ प्रोसेसेस कि कौन सा काम कब तक होगा, कितनी देर तक होगा, उसके क्या प्रोसेसेस रहेंगे, तो ये सारी हमको खुद बनानी होंगी। तो इसीलिए डीप वर्क करने के लिए ऑथर बोलते हैं कि हमको प्रोसेसेस और रूल्स को अपने एफ़र्ट्स में और अपने रिचुअल्स में अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए ऑथर बोलते हैं कि 4DX मतलब क्या होता है? द 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी कि 4 डिसिप्लिन क्या है किसी भी चीज़ को, किसी भी आइडिया को, किसी भी प्लान को, किसी भी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो 4 डिसिप्लिन क्या है? और ये 4 डिसिप्लिन बहुत ही कमाल के हैं। ये बुक अलग सेपरेट है जिसका नाम 4DX है, या बोल सकते हैं द 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इस बुक के जो फंडामेंटल 4 डिसिप्लिन हैं उसकी बात इस बुक में ऑथर करते हैं थोड़ी बहुत, जिसको हम भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पकड़ेंगे। और इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा 4DX के ऊपर कि 4DX क्या होता है, 4 डिसिप्लिन क्या होता है, और उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू एक अलग सेशन में उसका पूरा सेशन लेंगे और उसमें अच्छे से समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम 4 डिसिप्लिन को मोटा मोटा समझ लेते हैं कि क्या होता है। पहला जो डिसिप्लिन होता है वो है फोकस ऑन दी वाइडली इंपॉर्टेंट थिंग्स। 4DX का जो पहला डिसिप्लिन है, पहला जो रूल है, तो वो क्या है कि हमेशा वाइडली इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हमको फोकस करना होगा। मतलब क्या है वाइडली? मतलब क्या कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 चीज़ हो सकती है, या तो हम बोलते हैं यार ये इंपॉर्टेंट है, या हम बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसको छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम करते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि जहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमको चूज़ करना होगा कि इन 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। यानी कि फ्रेंड्स के साथ घूमना भी इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, और करियर भी इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले तो हमारी हेल्थ है। यानी कि हमको क्या करना होगा? सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करना होगा। करियर है,
जब तक हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तब तक करियर पे काम कैसे करोगे। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करके हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम बोलते हैं कि यार सोशल गैदरिंग होने भी बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप होनी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिलेशनशिप्स टिक नहीं सकती जब तक कि हमारा करियर सेट ना हो। तो करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप से, एक एंगल से देखा जाए। अगर हमारे पास कोई करियर ही नहीं है, कोई मनी का सोर्स ही नहीं है, तो रिलेशनशिप को सस्टेन कैसे किया जाएगा। तो इसलिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको वाइडली इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम 4 चीज़ों को एक साथ कर रहे हों और बोल रहे हो कि चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है आपके लिए, वो आपको डिसाइड करना होगा और सबसे ज़्यादा फोकस उसी काम पे करना होगा। दूसरा डिसिप्लिन ऑथर बोलते हैं वो क्या है, एक्ट ऑन द लीड मेजर्स। लीड मेजर्स पर हमको एक्ट करना होगा अगर हमको कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूशन में डालना है। अब लीड मेजर क्या होता है, इसमें बेसिकली लीड मेजर और लैग मेजर होते हैं। तो लीड मेजर और लैग मेजर को अभी हम आगे समझेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन उससे पहले हम थर्ड जो डिसिप्लिन है उसको देख लेते हैं कि कीप अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम एफर्ट डाल रहे हैं, जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान को, उसका एक स्कोर बोर्ड होना हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम स्कोर बोर्ड में देख सकें कि यार हमारी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, हम कैसा वर्क कर रहे हैं, हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं, जितना एफर्ट हमें डालना है उतना एफर्ट डाल भी रहे हैं या हम कम एफर्ट तो नहीं डाल रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करें कि रिज़ल्ट वही आए जो जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि जितना हम एफर्ट डालेंगे उतना तो रिज़ल्ट आएगा। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम एफर्ट अपने स्कोर बोर्ड के अकॉर्डिंग डालें। जैसे कि स्कूल में होता है कि एग्ज़ाम हुआ तो एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जज करते हैं हम खुद को कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चाहे कोई भी गेम हो, कोई भी गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें स्कोर का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना गोल के या बिना स्कोर बोर्ड के तो खेल तो फिर ज़िंदगी भर खेलते रहो, गोल गोल घूमते रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गोल यानी कि फुटबॉल पे गोल का भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि स्कोर का पता चले। और वो गोल क्या होगा, वो लीड मेजर है, अभी लीड मेजर की हम आगे बात करेंगे, लेकिन स्कोर बोर्ड होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम मेजर कर सके, ट्रैक कर सके खुद को कि हम कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या हम परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं, या हम वर्क कर भी रहे हैं अपने गोल्स के ऊपर, या सिर्फ हम टाइम पास कर रहे हैं या अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो ये हमको शो होगा हमारे कंपेलिंग स्कोर बोर्ड से। और स्कोर बोर्ड का सबसे बेस्ट या छोटा बोर्ड एग्जांपल जो बोल सकते हैं वो है टू डू लिस्ट। आप बना सकते हो, अपने गोल्स को क्लियर कर सकते हो, उनको छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हो और उनके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हो और अपना वीकली रिव्यू कर सकते हो कि मैंने वीक में क्या, मेरा जो इस वीक का वर्क था, जो भी एफर्ट मेरे को डालना था वो मैंने किया कि नहीं किया। और डे टू डे भी रिव्यू आप कर सकते हो, देख सकते हो कि स्कोर बोर्ड में क्या चल रहा है। कंपेयरिंग कर सकते हो, यानी कंपेयर कर सकते हो परफॉर्मेंस को, अपनी परफॉर्मेंस को और स्कोर बोर्ड के अकॉर्डिंग, ये कितना उसमें ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, डाउन हो रही है, क्या हो रही है। तो वो सब हमको कहाँ से पता चलेगा, एक स्कोर बोर्ड के थ्रू ही पता चलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि गेम में भी स्कोर बोर्ड हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि गेम में ही स्कोर बोर्ड हो, हमारे खुद की लाइफ में भी हमारे पास स्कोर बोर्ड होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्ट होनी चाहिए, कैश फ्लो रिपोर्ट होनी चाहिए, मंथली इनकम कितनी है, स्पेंड हम कितना कर रहे हैं, सेव हम कितना कर रहे हैं, इन्वेस्ट हम कितना कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन पे हम कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये सारा हमको पता होना चाहिए फंडामेंटली पर्सनल लेवल पे। क्रिएट अ कैडेंस अकाउंटेबिलिटी, मोस्ट पावरफुल, क्योंकि हम कोई भी एग्जीक्यूशन तो ले लेते हैं, वो बहुत ही ईजी है। हमारा प्लान था कि हमको एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को फिट करना है। उसके लिए हमने सोचा कि चलो जिम ज्वाइन करते हैं, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आराम से अपनी बॉडी बनाएंगे और फिट हो जाएंगे। लेकिन एक दिन गए जिम में, 2 दिन गए, 3 दिन गए, चौथे दिन गायब, 5वें दिन गायब, छठे दिन गायब, उसके बाद गए ही नहीं। तो इसको ओवरकम करने के लिए ऑथर बोलते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, कि हम अकाउंटेबल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी काम हम जब करते हैं, स्कूल में जब हम करते थे, तो कोई भी जब टीचर हमको होमवर्क देता था घर के लिए करने के लिए, तो हम उस होमवर्क को करते थे, और अगर नहीं करते थे तो हमको पनिशमेंट मिलती थी। हमारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी थी, और जब अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर होती है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं।